Hello everyone, I am Anurag Mathur. I warmly welcome to you all in our English channel, English with Anurag. Today we are going to take a very important topic which is tense, which is known as the base of correct English. And in the previous class, we discussed about the planning to get improvement in English faster. And on the same plan we are working. But I want to take the topic tense first because it is the problem of many students. बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर टेंस हमें समझ में नहीं आया, तो हम इसको बहुत सरल तरीके से यहाँ सीखने वाले हैं। और आप जो भी फियर आपके माइंड में है उसको हटा दें। आपके जो भी डाउट्स हैं मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और आपने जो मेरे पहले वीडियो को इतना पसंद किया, इतने लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका जो रुझान है वो मुझे प्रेरित कर रहा है कि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊं। पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि एक ही क्लास में मैं आपको पूरे टेंस की नॉलेज दे दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा करने से एक तो आपको परेशानी आएगी, कन्फ्यूजन होंगे और सब चीज़ों को साथ बात करने से इतनी क्लैरिटी नहीं बन पाएगी। तो मैंने इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आपका कम टाइम लगेगा और आपको केवल 15 से 20 मिनट देने हैं और आपको टेंस की नॉलेज जो है वो ग्रेजुअली आएगी, तो वो परमानेंट रहेगी और वो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपके साथ ज़्यादा कंफर्ट रहेगा सीखने में। तो हम बात करते हैं एवरी टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 इंटरनल टेंस। यहाँ इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनको फिर चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। यानी ये 3 टेंस हैं और इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 12। कोई टेंशन नहीं है, अगर हमने पहले 4 अच्छे से सीख लिए प्रेजेंट टेंस के, तो पास्ट के बिल्कुल उसी के सिमिलर चलेंगे और फ्यूचर के भी उसमें केवल यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब चेंज होंगी और उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बदलेगा और उसके मीनिंग लगभग उस समय को बताते हुए, यानी पास्ट टेंस है तो पास्ट के अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे अर्थ देंगे और स्ट्रक्चर बहुत इजी रहेगा समझने में। शुरुआत में हमें थोड़ी सी प्रेजेंट टेंस में ज़्यादा मेहनत करनी है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंस बहुत ईजी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको 4 टाइप्स के सेंटेंस जो है वो हर में बनाने हैं। जो 4 डिवीजन लिए हैं उनके नाम भी हम देख लेते हैं। पहले कौन से इंटरनल डिवीजन कहलाएंगे? इंडेफिनेट और सिंपल। जो हमने 4 डिवीजन किए हैं हर टेंस के, उसकी हम बात कर रहे हैं कि एवरी टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 इंटरनल टेंस, जिसमें पहला टेंस हमारा रहेगा इंडेफिनेट या सिंपल। इंडेफिनेट, सिंपल, ये 2 नाम हैं, दोनों एक ही टेंस के हैं। आप कंफ्यूज ना हो कि इंडेफिनेट अलग आ गया, सर ने तो सिंपल टेंस सिंपल प्रेजेंट बताया था। यहाँ बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनेट की, दोनों एक ही हैं। यही नाम जब पास्ट के साथ जुड़ जाएगा तो वहाँ हो जाएगा सिंपल पास्ट, और दूसरे शब्दों में बोले तो पास्ट इंडेफिनेट। बात वो की वो रहनी है। ये पहला हुआ हमारा। हर एक का ऐसे फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनेट एक ही टेंस है, और ये पहला तीनों टेंस का हो गया। दूसरे में अगर हम देखें तो दूसरा जो इंटरनल डिवीजन है हर टेंस का वो है कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, एक ही बात है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहें, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहें, एक ही है। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये हम हर एक के स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा एक टेंस जिसे हम कहेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जो हो चुका वाली भावनाएं अभिव्यक्त करने में हमारी हेल्प करेगा। इस तरह के सारे कंस्ट्रक्शन इसमें बनेंगे जो काम हाल ही में पूरे हो चुके हैं या हो चुके थे उस समय के जबकि हम बात कर रहे थे, और फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट में चला जाएगा। इस तरह से ये 3 डिवीजन हमारे पास हैं। और चौथा हमारा है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो लंबे समय से चली आ रही गतिविधियाँ हैं, जिसमें 4 और सिंस आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेंस किन किन लोगों के लिए सीखना ज़रूरी है। चाहे आप स्पोकन करना चाहें, आप स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी डेवलपमेंट के लिए मेरे पास हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एकेडमिक स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है और ये बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है कि हम इसकी अच्छे से स्टडी कर लें।
एक बार अगर हमने अच्छे से सीख लिया तो आपकी परेशानी हमेशा के लिए यहाँ मिट जाएगी। और हम सोच रहे हैं कि इस चीज़ को इतना कन्फ्यूजन नहीं रहे कोई भी, इस तरह से हम इसको पढ़ें। यहाँ हमने देख लिया कि 3 टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके बाद इन तीनों टेंस, यानी अगर कोई पूछता है टेंस कितने हैं तो टेंस तो 3 ही है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि टेंस 12 हैं, हम कहेंगे टेंस तो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है तो हम कहेंगे हर एक को 4 में किया है। कौन कौन सी? सिंपल, कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 कैटेगरी हो गई हर एक टेंस की है। और हमने देखा कि 3 टेंस और 4 कैटेगरी, ये तो ये हो गए टोटल 12। ऐसा हमको इसलिए करना पड़ा क्योंकि हर टेंस में, प्रेजेंट में भी हम कई तरह के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ एक्सप्रेशन और देयर आर मैनी कंडीशंस इन विच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस इन अ डिफरेंट वे। तो इसलिए हमको यहाँ पे ये 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करना पड़ा, जिससे हम बहुत अच्छे से किसी चीज़ को पिन पॉइंट तरीके से टाइम को रिप्रेजेंट करते हुए बता सकें। इसके बाद हर एक टेंस को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 4 टाइप के सेंटेंस, यानी 4 टाइप्स के सेंटेंसेज भी हम बनाएंगे। कैसे? हर एक में, जैसे हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमको 4 तरीके के सेंटेंसेज बनाने आने चाहिए। वो हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कहलाता है सकारात्मक वाक्य। आई प्ले क्रिकेट, आई वॉच टीवी, ही गो टू स्कूल, ये सब अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट का यूज नहीं हो रहा है। ये केवल एक स्वीकारात्मक कथन यहाँ पे है, इसको कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। हर टेंस का बनाएंगे और हर जितने भी हमारे जो डिवीज़न है टेंस के, उन सब में इनको बना के हम देखेंगे क्या फ़ायदा होगा। हम स्पीकिंग में इस तरह की सर्कमस्टेंसेस आएंगी, जब हम कुछ लिखने लगेंगे तब इस तरह की हमारे पास स्थितियाँ होंगी जब हमको इनका यूज करना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस हमको वहाँ कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और वो ये कहना चाहता है कि क्या मैं लेट आता हूँ, तो यहाँ क्या मैं लेट आता हूँ, ये एक क्वेश्चन बनने के लिए हमको इंटेरोगेटिव बनाना पड़ेगा, डू आई कम लेट। और अगर मुझे ये कहना है क्या मैं हमेशा लेट आता हूँ, तो डू आई ऑलवेज कम लेट, और ये क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। और यू डोंट कम लेट या नेगेटिव हो गया। इस तरह के सेंटेंस हम अभी अच्छे से देखेंगे, सीखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने लिया अफर्मेटिव, फिर उसका नेगेटिव किया जिसमें नोट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। और यहाँ पे इंटेरोगेटिव जो शुरू ही हेल्पिंग वर्ब से होगा, ये शुरू हेल्पिंग वर्ब से होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे जिस टेंस का वो वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की होगी। इसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये एक सेंटेंस आएगा जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और वो नोट भी लगेगा। दोनों चीज़ें आने की वजह से हमने इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव कह दिया। जब हम इसको पढ़ेंगे तो शॉर्ट में हम इसको NI कह देंगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब हमने देख लिया 4 तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर से दोहराता हूँ, टेंस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम इन अ लैंग्वेज। कोई भी भाषा में समय को अभिव्यक्त करने वाला जो विधि है या जो मेथड है हमारे पास, वो टेंस है। जो माध्यम है किसी भी लैंग्वेज में समय को अभिव्यक्त करने वाला माध्यम टेंस है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कितने तरह के होते हैं, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 तरह के टेंस हैं हमारे पास इंग्लिश में, जिनकी स्टडी हमको करनी है। और क्यों करनी है? क्योंकि टेंस अगर हमें सही से आएगा तो हम सेंटेंस बहुत इफेक्टिव और करेक्ट बना सकेंगे। वरना होगा ये कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो शायद उतनी सही नहीं लगे और सामने वाले को समझ में आने में परेशानी होगी और अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है अगर हम गलत टेंस को यूज करेंगे तो। इसलिए स्पीकिंग के स्टूडेंट्स को हु आर एगर टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन टेंस। ऐसा नहीं कि हमें तो इंग्लिश ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो स्पीकिंग सीखनी है। तो ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी लैंग्वेज है वो एज ए होल उसके सारे कंटेंट हमको देखने पड़ते हैं, तब हम उसमें परफेक्शन ले सकते हैं। यही एक वजह है कि कोई भी चीज़ अगर हम स्किप करेंगे, ग्रामर को हम स्किप कर देंगे, तो हम करेक्ट इंग्लिश से दूर हो जाएंगे। इसलिए हमके जो भी टॉपिक मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए, तो उस पर हमको फोकस करना है। नाउ
सबसे पहले बात करें प्रेजेंट टेंस की, क्योंकि ये हमारा पहला टेंस है, हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। और प्रेजेंट टेंस को जैसा हमने यहाँ देखा था, 4 रूप हम इसके पढ़ेंगे। वो हैं इंडेफिनेट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ मैंने एक ही नाम लिखा है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट भी लिख सकते हो। और ये सेम है, एक ही बात है, कोई भी इसमें अंतर नहीं आएगा, सेम टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसके बाद हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस बताता क्या है। तो हम देखें कि ये जो टेंस है वो उन चीज़ों को अभिव्यक्त करता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, साइंटिफिक ट्रूथ हैं, डेली रूटीन है, या फिर इसी तरह से कोई हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ आ ही गया, हैबिचुअल एक्टिविटी लाइक डिसलाइक, हैबिचुअल एक्टिविटी, इन भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। मैंने पहले यूज ले लिया स्ट्रक्चर लेने के पहले, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर हमको कोई भी हैबिट बतानी है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताना है, कोई साइंटिफिक ट्रूथ बताना है, तो हमें कौन से टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम समझ लें कि पहला टेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो बहुत काम का है, क्योंकि कई बार हम यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, या फिर कई बार हम डेली रूटीन को हम बताना चाहते हैं, या हम अपने इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही काम आएगा। और इस तरह के बहुत सारे वाक्य हम बना के दिखेंगे जिससे कि हम इस चीज़ को परफेक्टली कर सकें। यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ जो मैंने कहा था, जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब राइजेज इन द ईस्ट क्यों किया, सेट्स इन द वेस्ट क्यों किया, सेट ही क्यों नहीं रहने दिया। और एक और आता है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, और वहाँ हमने बॉइल्स किया है, क्यों किया है वो अभी हम जानते हैं। ऐसे ही वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। तो वाटर फ्रीजेज मतलब जमना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ फ्रीज का फ्रीजेज किया हमने, जो कि एक वर्ब है, और उसमें एस जोड़ा हमने, ES जोड़ा, फ्रीजेज का FREEZ, और उसमें एस और ऐड कर दिया हमने। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं एस या ES हमको कहीं कहीं जोड़ना पड़ रहा है, और कहीं कहीं IES भी जोड़ेंगे, जिससे स्टडी है तो वो स्टडीज हो जाएगा, STUDY, तो Y हटा के हम IES कर देंगे, स्टडीज। ऐसा क्यों करते हैं, उसका एक कारण है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S ES IES प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये S ES IES कब जोड़ेंगे और कब नहीं जोड़ेंगे, जब फर्स्ट पर्सन यानी I, सेकंड पर्सन यानी यू, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वहाँ हमको S ES नहीं जोड़ना है, S ES IES कुछ भी नहीं जुड़ेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कब आएगी, वो तब आएगी जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी I, जब मैं कहूँगा I, तो अगर मुझे सेंटेंस बनाना है I को लेके, तो मैं बोलूँगा I प्ले क्रिकेट, I गो टू स्कूल, I ड्रिंक मिल्क डेली। इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं, I गो टू वॉक, I लाइक मैंगो, वहाँ पे लाइक ही रहेगा। लेकिन जब हम कोई प्लूरल I के बाद सेकंड पर्सन यू के साथ बनाएंगे, तब भी वो का वही है, यू प्ले क्रिकेट, यू गो टू स्कूल, यू सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे इसका अर्थ हिंदी में ये निकलेगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तुम गाना गाते हो, तुम नहाते हो, तुम स्कूल जाते हो। तो ये हम देख रहे हैं ता है, ती है, ते हैं, जो हमारे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। उसको हम थोड़ा सा दिमाग में रख लें कि सिंपल प्रेजेंट के हिंदी में से अगर कनेक्ट करके पढ़े हम, तो वहाँ पे हमको वाक्य के अंत में ये मिलता है, जिससे हमें पता चल जाता है। और इंग्लिश में पहचानने की कोशिश करें तो हमें कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे वाक्य में, जिससे हमको ये आइडिया हो जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जैसे डेली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, और भी कुछ हो सकते हैं। जैसे नेवर
ऑलवेज, ये क्या बताते हैं? रोज़ होने वाली, कभी नहीं होने वाली, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आई नेवर स्पीक अ लाई, आई नेवर स्पीक अ लाई, वहाँ पे ए लाई आएगा, और ये इसलिए आएगा कि कोई भी झूठ, मैं कोई भी झूठ नहीं बोलता। लेकिन ट्रुथ की बात करेंगे, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, वहाँ पे द ट्रुथ हो जाता है। और ये सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल डिटर्मिनर्स की स्टडी करेंगे। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और कंटिन्यूसली अगर आप टच में रहेंगे तो कुछ समय देके आप हमेशा के लिए अपनी इंग्लिश को अच्छी कर सकते हैं, और इसका एडवांटेज आपको लाइफ लॉन्ग मिलने वाला है। बस इतनी सी बात है कि आपको मेंटेन रहना है और चैनल से जुड़ के, और जो कुछ मैं बता रहा हूँ आप उसको रिपीटेडली देखते रहें। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं। हम और बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे समटाइम्स, ये भी एक फ्रीक्वेंसी बताता है। कोई भी ऐसा वर्ड जो फ्रीक्वेंसी बताता है, कभी नहीं, कभी कभी, ऑफन, यहाँ पे एक वर्ड और आया है ऑफन, अक्सर, है ना। ही ऑफन कम्स लेट, ही ऑफन कम्स लेट, वहाँ पे हमने एस जोड़ा है कम में, और ये चीज़ हमारे ध्यान में रखने की है कि कहाँ जो ऐड करना है, कहाँ नहीं करना है। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। किस किस के साथ नहीं जुड़ेगा? आई, यू, वी, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, जैसी वर्ब है वैसे ही लिख देनी है, बिना कोई जोड़ तोड़ के। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे डू, या एच वी जो लिखा है मैंने उसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब ऐसे सेंटेंस में जहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास, आई है, यू है, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसमें हम डू हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि हमारे पास डज आता है, कहाँ, जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया है, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें डज लगाना है। इतना सा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जैसे कोई नाम आ गया राम, तो राम गो नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, राम गोज, राम गोज टू स्कूल डेली। अगर मैं ये कहूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज नहीं रहेगा, राइजेज एक ही है, तो जो एक है सिंगुलर है, वहाँ पे हम उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पे। आई, वी, यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और हेल्पिंग वर्ब में डू लेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब में वहाँ पे उसमें सॉरी, अगर अपना जो सब्जेक्ट आता है वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस ऐड होगा, और वहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ हमने देखा कि दोनों तरह के सेंटेंस मैंने ले लिए हैं। आई प्रिपेयर नोट्स, यहाँ पे आई लिया है सब्जेक्ट, और उसके साथ आई प्रिपेयर नोट्स। नेगेटिव में हो गया आई डू नॉट प्रिपेयर नोट्स। इंटेरोगेटिव में हो गया डू आई प्रिपेयर नोट्स। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया डू आई नॉट प्रिपेयर नोट्स। हमने जैसी बात पहले इस बारे में हमने बात की थी, और उसमें हमने देखा था कि अफर्मेटिव वो सेंटेंस है जो स्वीकारात्मक सेंटेंस है, उसमें कहीं भी कोई नॉट या नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता। आई प्रिपेयर नोट्स, आई सब्जेक्ट, प्रिपेयर वर्ब, और यहाँ पे आई की वजह से प्रिपेयर में एस ई एस नहीं ऐड हुआ है, और नोट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसके बाद नेगेटिव बनाया तो हमने आई में कोई चेंज नहीं आएगा, सब्जेक्ट है। इसके बाद हमको नोट लगाना है क्योंकि नेगेटिव है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट नोट नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू या डज में से हमको लेनी है। जैसे हमने बात की थी कि अगर फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है, या प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो हेल्पिंग वर्ब डू रहेगी। तो यहाँ पे हमने डू हेल्पिंग वर्ब लगा के सेंटेंस बनाया, आई डू नॉट प्रिपेयर नोट्स। ये हमारा नेगेटिव हो गया, आई डू नॉट प्रिपेयर नोट्स। इसको शॉर्ट में ऐसे भी कह देते हैं, आई डोंट प्रिपेयर नोट्स। इसका जो ज़्यादा जिसको कॉलोक्वियल वे कहते हैं, स्पोकन इंग्लिश में वही काम आता है। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि ये टेंस सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्पीकिंग का वे भी हमें इसी से आना है। और आई डोंट प्रिपेयर नोट्स, ये इस तरह के जब हम बात करेंगे, जब हम कम्युनिकेशन होगा हमारा, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन होगा, तो उस समय हमको इस तरह की बातें नोट लगा के भी कहनी पड़ेगी। आई डोंट गो देयर, आई डोंट लाइक दिस,
और ये सब चीज़ें हम टेंस से ही सीख पाते हैं कि हमें कैसा सेंटेंस बनाना है, और वहाँ पे डू प्लस नॉट मिलके हम डोंट बोलेंगे और वो हो जाएगा डजंट। अब देखिए इसमें डू आई प्रिपेयर नोट्स, इसका मतलब क्या मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूँ। डू आई नॉट प्रिपेयर नोट्स, क्या मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ। इस तरह से हमने देखा कि ये 4 तरह के सेंटेंस हो गए जिसमें हमने कहीं भी एस ई एस वाला नहीं लिया। ये आई वाला सेंटेंस था और इसमें डू हेल्पिंग वर्ब रही और मेन वर्ब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही थी, उसमें एस ई एस ऐड नहीं था। बात करते हैं दूसरे केस की जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला। उसमें यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया ही स्टडीज इंग्लिश, सिंपल सा एग्जाम्पल, ही स्टडीज इंग्लिश। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा। ही डज नॉट स्टडी इंग्लिश, ही डज, यहाँ पे डज हो गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर था, एक ही जना सिंगुलर, इसलिए हमने वहाँ पे इसके साथ में डज लगाया है। ही डज, फिर लगाया नोट, फिर स्टडी इंग्लिश। ही डज नॉट स्टडी इंग्लिश, ही डज नॉट ईट बनाना, ही डज नॉट कम इन टाइम, और एनी अदर सेंटेंस यू कैन टेक एज एन एग्जाम्पल। नेगेटिव होने के बाद हम देखते हैं अब इंटेरोगेटिव में क्या करना है। तो इंटेरोगेटिव में हमेशा प्रश्न पूछने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब को पहले भेजना पड़ेगा, तब वो प्रश्न बनेगा। जैसे वहाँ हमने कहा था डू आई प्रिपेयर नोट्स, यहाँ हम क्या कहेंगे, डज ही स्टडी इंग्लिश, डज पहले चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और इसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट भी आना है और प्रश्न भी पूछना है। तो डज ही नॉट स्टडी, यहाँ पे आप देखिएगा कि डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश और ये क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस बनेगा डज ही नॉट स्टडी इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्योंकि हमने यहाँ का डू का पहले ही डज कर दिया है, जो एस ई एस था वो यहाँ आ जाएगा और इसके आगे फिर जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, उसमें कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि डू का डज भी कर दोगे और स्टडी का स्टडीज भी कर दोगे तो वो सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। केवल हमने जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा और हेल्पिंग वर्ब अगर हम ले रहे हैं तो उस समय हेल्पिंग वर्ब में ही एस ई एस जोड़ें और मेन वर्ब को आप एस ई एस से फ्री कर दें। अगर उसमें पहले लगा हुआ भी है अफर्मेटिव सेंटेंस में तो उसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव वगैरह बनाते समय तीनों सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में हम उसके डू डज कर दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद हम एक बार वापस से देख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या एकेडमिक एग्जाम्स में जो बच्चे अभी अपने स्कूल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, ग्रामर की स्टडी कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन पेपर में अक्सर ये सेंटेंस देखने को मिल जाता है, द सन, और यहाँ पे डॉट 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 आ जाता है और हमसे ब्रैकेट में लिखा होता है राइज, जिसको लिखा और आगे दिया होता है कि इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, टेंस को भी आपको आइडेंटिफाई करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, जिसमें ऑलवेज लग जाएगा, नेवर लग जाएगा, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। और उसको अगर उसका भाव ये आ रहा है कि ऐसा आदतन हो रहा है तो निश्चित रूप से वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और यहाँ पे हमको उसकी सब्जेक्ट देख के और वर्ब लिखनी है। अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी ऐड नहीं करें। जैसा कि हम देख रहे हैं सन जो कि सिंगुलर है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे राइज में एस हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही द अर्थ रिवॉल्व राउंड, ये रिवॉल्व था वर्ड, रिवॉल्व मतलब घूमना, रिवॉल्व का रिवॉल्व हो गया तो हमसे रिवॉल्व दे के हमसे ये भराया जा सकता है। ऐसे ही वाटर बॉयल दिया जाएगा, हमको उसको बॉइल्स करना है और ये हमारा जो जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन है उतने मार्क्स हमको इसमें मिल जाएंगे। वाटर फ्रीज दे दिया, फ्रीजेज कर दिया हमने। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ वाक्य किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और स्पीकिंग में तो अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस लोग गलत ही बोल देते हैं। राम डू नॉट कम, अब ये क्या करेक्ट है? नहीं है। राम डज नॉट कम रेगुलरली, टाइमली। तो हमें ग्रामर की नॉलेज होने के लिए टेंस की स्टडी बहुत ज़रूरी है और करेक्ट इंग्लिश बोलने में ये हमारी बहुत हेल्प करेगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज ये टेंस की पहली क्लास है तो इसलिए मैंने केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस को इसमें ऐड किया है, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक चार्ट देने वाला हूँ जो मैंने पूरा बनाया हुआ है
और अगर आप उसको भी साथ में स्टडी करेंगे तो आपको आने वाले टाइम में टेंस बहुत अच्छे से आ जाएगा और यू विल बी परफेक्ट इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश ग्रामर. Don't forget to like, subscribe and share my channel, and I am really thankful because you already have supported me very much, and in future also I am expecting a lot from you. आप बने रहिए, दिखते रहिए और अपनी इंग्लिश अच्छी करते रहिए. मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा आपकी मदद के लिए, जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच. बाय. हैव अ ग्रेट टाइम.